नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं हम आज के समसामयिक मुद्दे। उससे पहले आप जाके क्लास को लाइक कर दीजिए और मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि अब क्लास रेगुलर रहेगी। चलिए देखिए, आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? देखिए क्या है पहला प्रश्न। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में आपको पता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे। तो उन्हें कब किया गया था? 2019, 2017, 2018 या फिर 2020? अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 2017, 2018, 19 या फिर 2020? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। हमें सिर्फ प्रश्न से मतलब ना हो कि इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी रहनी है, ताकि आपका इससे संबंधित सभी प्रश्नों की तैयारी एक साथ हो जाए। तो एक प्रश्न में 5 से ज्यादा प्रश्नों की तैयारी होती है आपकी। आइए देखते हैं हम इसका डिटेल में आंसर क्या है। क्या है देखिए अपन, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये लीजिए। क्या है आपका? 31 अगस्त 2020 को दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। देखिए 26 जनवरी 2019 को, कब? 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। कौन से थे नंबर के? 13वें राष्ट्रपति। ठीक है, साथ ही में वे वर्ष 2017 तक इस पद पर आसीन रहे। देखिए उनकी जो मृत्यु है वो किस कारण हुई? मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने की वजह से प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त 2020 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके लिए उनकी सर्जरी भी की गई थी, जिसके दौरान उनकी जो है वो आपकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और भारत सरकार ने इनके निधन में 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो महत्वपूर्ण ये है बच्चों कि आपको ये ध्यान रखना है, 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न दिया गया था तथा वे हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए सेकंड प्रश्न क्या, आप लोगों की सबकी स्क्रीन पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई है? इसमें आपको ऑप्शन ए दे रखा है -25%, ऑप्शन बी दे रखा है -23.5%, ऑप्शन सी है आपका 28%, ये भी माइनस में ही होगा, और ऑप्शन डी है आपका -23.9%। तो इन ऑप्शंस को देख के आपको लग ही गया होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो अभी बहुत ही नीचे चल रही है। तो इन चारों में से अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कब की लिखनी है? 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई है, और मैं आपको इसका डिटेल में आंसर बताती हूं। देखिए आइए देखते हैं अपन क्या है इसका डिटेल में आंसर। 31 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा 2020-21 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून की जीडीपी आंकड़ों को जारी किया गया, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है? -23.9% जो है वो आपके जीडीपी रेट को क्या किया गया है? दर्ज किया गया है, -23.9%। इन आंकड़ों को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है? इन आंकड़ों को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए नीचे एक और इंपॉर्टेंट लाइन में, पिछले 40 वर्षों में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत की जीडीपी में आए इस ऐतिहासिक गिरावट का मुख्य कारण
कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगाया गया लॉकडाउन है। तो इसमें देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, आपको ये ध्यान से देखने हैं। साथ ही में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आइए अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। आइए क्या है देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके शिशिर सिन्हा, आर के महाजन, विद्यासागर या फिर आपके प्रभात कुमार। तो इनमें से कौन है आपके बिहार पब्लिक सर्विस के नए अध्यक्ष? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसकी जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है देखिए इसकी डिटेल जानकारी आपकी, जूम कर लेते हैं अपन। 31 अगस्त 2020 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार महाजन, कौन? राजेश कुमार महाजन को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाम याद रखिएगा, कौन है आपके? राजेश कुमार महाजन। क्या है ये? आईएएस हैं ये आपके, ठीक है। और किसने नियुक्त किया है? राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह घोषणा की गई है। किसने? नीतीश कुमार द्वारा यह घोषणा की गई है। महाजन 1 सितंबर 2020 से कार्यभार संभालेंगे और साथ ही में इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक होगा। वे इससे पूर्व कहाँ थे? इससे पूर्व ये शिक्षा विभाग के सचिव, मुख्य सचिव रह चुके हैं तथा 31 अगस्त 2020 को 33 वर्ष तक सेवा प्रदान करने के पश्चात अब वो इस पद से सेवानिवृत्त होकर कहाँ पे आ गए हैं आपके? ये आ गए हैं आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए करंट ऐसे ही याद होगी आप लोगों को, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना तो करंट पढ़ने में मजा आएगा। तुम क्या 4-5 क्वेश्चन देखोगे और फिर चले जाओगे, सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन है सभी कराते हैं। करंट पढ़ने का मजा ही है कि आप उन क्वेश्चंस को डिटेल में देख रहे हो। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। क्या है? आरबीआई द्वारा कितनी राशि के विशेष OAMO प्रदान करने की घोषणा की गई है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आरबीआई पे एक अलग से लेक्चर तैयार करूंगी, बहुत जल्द लेक्चर लेके आऊंगी। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी मैं आरबीआई पे आप लोगों के लिए बहुत एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगी, जिसमें आरबीआई की जितनी भी नीतियां आपकी 2020 में आई है उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी होगी, क्योंकि आरबीआई में से आरबीआई से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में जरूर आते हैं। आइए देखते हैं अपन, आरबीआई द्वारा कितनी राशि की विशेष OAMO प्रदान करने की घोषणा की गई है? 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़? अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ट्राई कीजिए इसका आंसर देने की, और इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको देती हूं। देखिए क्या है आपका, 31 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करने हेतु 2 चरणों में 20,000 करोड़ रुपए के विशेष OMO की घोषणा की गई है। कितने के? 20,000 करोड़ रुपए के। और कितने चरणों में दिए जाएंगे? ये 2 चरणों में दिए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। OMO यानी OMO मुक्त बाजार परिचालन। क्या होता है OMO? किससे संबंधित है? मुक्त बाजार परिचालन कि दोनों चरणों का परिचालन 10 तथा 17 सितंबर को किया जाएगा और दोनों चरणों में 10,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आयोजन किया जाएगा। भाई ये है आपका OMO का फुल फॉर्म, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त बाजार परिचालन। तो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। साथ ही में ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी सिक्योरिटी एवं ट्रेजरी बिल की खरीद तथा बिक्री की जाती है। यह भी याद रखिएगा, OMO के अंतर्गत क्या किया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की खरीद तथा बिक्री की जाती है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसकी डिटेल जानकारी आप लोग पढ़िएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, PDF आपको मिल जाएगी किस पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आइए आगे अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासभा द्वारा आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता है? अभी कोरोना महामारी की वजह से जो आपका ये शतरंज का खेल हुआ है वो कैसा हुआ है? आपका ऑनलाइन आयोजित किया गया है। तो इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह है कि किस देश के साथ? तो यह है आपका फ्रांस, चीन, रूस या फिर जापान। महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर्ण पदक। ऑनलाइन हुआ है आपका शतरंज का गेम। तो बताइए इसमें से कौन से देश के साथ में हमने संयुक्त स्वर्ण पदक जीता है? आइए अपन देखते हैं, इसकी डिटेल जानकारी हम ले लेते हैं। क्या देखिए, 30 अगस्त 2020 को, अगर आपको क्लियर नहीं हो, जूम ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे और बड़ा कर दूंगी। देखिए क्या है अपना प्रश्न। 30 अगस्त 2020 को भारत तथा रूस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए। कौन कौन हुए? रूस और भारत। ठीक है। FIDE के प्रेसिडेंट आर्कडी द्वोरकोविच द्वारा दोनों देशों की टीमों को स्वर्ण पदक से पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। भारत तथा रूस के बीच इस ओलंपियाड का फाइनल मैच खेला जा रहा था और बीच में ही भारत का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने की वजह से मैच आगे नहीं खेला जा सका और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया, और जिसके बाद दोनों को ही राष्ट्र विजेता चुना गया। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या हुआ था? भारत और रूस के बीच में आपका फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें कि भारत का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से मैच को ड्रॉ घोषित करके दोनों को ही स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस एजुकेशन फर्म को 3 वर्षों तक के लिए IPL का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपके लिए जितने भी प्रश्न आती हूँ, मैं खुद छांट के प्रश्न लाती हूँ कि भाई ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये विद्यार्थियों को कराया जाए, इसकी डिटेल जानकारी उनको बताई जाए। तो बताइए, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा जाके। क्या है प्रश्न? किस एजुकेशन फर्म को 3 वर्षों तक के लिए IPL का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है? अनअकैडमी, एग्जाम फियर, बायजूस या फिर खान एकेडमी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और ये वाला आंसर तो बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं क्योंकि IPL में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको आता है तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम डिटेल में तो इसकी जानकारी पढ़ने वाले हैं ही हैं। देखिए क्या है इसकी जानकारी। 29 अगस्त 2020 को ऑनलाइन एजुकेशन फर्म अनअकैडमी को, किसको? अनअकैडमी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन फर्म है, उसको BCCI द्वारा IPL के 3 सत्रों के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है। अनअकैडमी ने 2020 से 2022 तक इस साझेदारी हेतु हस्ताक्षर किए। कब से कब तक है? 2020 से 2022 तक। IPL इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश पटेल। ध्यान रखिएगा, IPL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश पटेल द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और अनअकैडमी के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट करण श्रॉफ ने IPL तथा BCCI द्वारा यह अवसर प्रदान करने हेतु आभार जताया। वर्ष 2015 में एक कंपनी के तौर पर गौरव मंजुल एवं रोमन सैनी द्वारा अनअकैडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका बेंगलोर में जो है इस अनअकैडमी का मुख्यालय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपकी इस प्रश्न से संबंधित, और आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। आइए अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न? बढ़िए, देखिए आपके सबके स्क्रीन पे, और जिसको भी इसका आंसर आता है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? रैबोबैंक द्वारा जारी किए गए टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की किस डेयरी कंपनी ने स्थान प्राप्त किया है? भारत की किस डेयरी कंपनी ने स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। मदर डेयरी, मिल्मा, अमूल, दूध सागर डेयरी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको आता है तो आपको मालूम है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है।
और इसकी डिटेल जानकारी अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये। आइए देखते हैं अपन क्या है, अपना जूम कर लेते हैं अपन क्या है। 29 अगस्त 2020 को भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है और यह सूची रेबो बैंक द्वारा जारी की गई है। टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 5.5 बिलियन डॉलर की सालाना टर्नओवर के साथ में अमूल ने 16वां स्थान प्राप्त किया है। कितना स्थान प्राप्त किया है? 16वां स्थान प्राप्त किया। और ये भी याद रखिएगा 5.5 बिलियन डॉलर की सालाना टर्नओवर में। इसके साथ ही अमूल इस सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी फार्म है। ये भी याद रखिएगा, अमूल जो है वो इस सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी फार्म है। इस सूची में स्विट्जरलैंड की डेयरी फार्म नेस्ले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसका वार्षिक टर्नओवर 22.1 बिलियन डॉलर है। तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आपका नेस्ले ने। किसने प्राप्त किया? आपका नेस्ले ने। कहाँ की है ये? स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, और भारत की कौन सी है? अमूल डेयरी। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी डिटेल जानकारी थी मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, आपकी स्क्रीन पे है। किस देश द्वारा भारत में एग्रीयोटा तकनीक आधारित ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस देश द्वारा भारत में, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना, एग्रीयोटा तकनीक आधारित ई मार्केटिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें ऑप्शन दे रखा है रूस, यूएई, जापान या फिर इजराइल। इसमें से कौन सा देश है? आता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी डिटेल जानकारी ये रही आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। 29 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा एग्रीयोटा नामक नई तकनीक आधारित जिस कारोबार तथा ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के लाखों ग्रामीण किसानों तथा संयुक्त अरब अमीरात के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या है, दुबई स्थित मुक्त क्षेत्र दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर एवं जिन्स व्यापार और उद्यम पर सरकार के प्राधिकरण द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है और इसके तहत लाखों भारतीय किसानों को यूएई के समस्त फूड इंडस्ट्री से सीधे तौर पर जुड़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो है फूड जो अपन उगाते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं या जो भी वहाँ पे फल फ्रूट जो भी उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनकी बहुत डिफरेंट प्रणाली, बहुत डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यूएई ने अभी भारत के साथ में ये समझौता किया, उन्होंने यहाँ पे ये एग्रीयोटा तकनीक जो है वो चालू किया जिससे हमारे किसानों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। अच्छा, मुझे एक बात और कहनी थी कि बहुत बार ये होता है कि कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है ना, आप लोगों को थोड़ी परेशानी होती है वो चीज़ें समझने में या आपको जानना होता है उनके बारे में डिटेल में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं उनकी डिटेल जानकारी आपको वहीं पर रिप्लाई कर दिया करूँगी और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लाइव क्लास में आपको समझा दिया करूँगी। क्योंकि होता क्या है, देखिए मुझे ये होता है कि मेरे पास आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करा दूँ सो दैट आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, अभी जो भी आपके डाउट्स आएंगे, जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो आप मुझे बता दिया कीजिए। क्योंकि लाइव में तो क्या होता है, देखिए कमेंट आते रहते हैं तो वो फटाफट चलते रहते हैं। अगर आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद या जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर उसी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। मैं वहाँ पढ़ती हूँ कमेंट्स आप लोगों के, सो दैट कि आप लोगों का किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे। क्योंकि मैं चाहती हूँ करंट अफेयर्स में किसी तरीके का किसी को भी कोई डाउट ना आए और उससे अच्छे से प्रिपेयर है। देखिए करंट पढ़ने के दो फायदे हैं। देखो पहला फायदा तो ये है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता ही आता है और दूसरा फायदा है कि आपकी नॉलेज अपडेट रहती है। आप अपडेट रहते हैं, आपको चीज़ें पता होती है, सरकार की योजनाएं पता होती है, सरकार की योजनाओं का क्या रिजल्ट होता है, देश विदेश में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। तो मेरे हिसाब से तो हर स्टूडेंट को करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश ने अगले माह रूस में आयोजित होने वाले कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया है? किस देश ने रूस में होने वाले कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन गिवन है भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका। इसमें से किसने जो है वो अपना नाम वापस ले लिया है? चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आइए देखिए, 29 अगस्त 2020 को भारत ने रूस में अगले माह से आयोजित होने वाले साझा सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से अपना नाम वापस ले लिया। इसलिए मैंने कहा था महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत से संबंधित है। ठीक है, साथ ही में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक के पश्चात यह निर्णय लिया गया है। कहां पे लिया गया है? आपका नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है। और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे। और यह सैन्य अभ्यास 15 से 26 सितंबर तक चलेगा तथा इसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। रूस द्वारा इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने अपना क्या है नाम वहां से वापस ले लिया है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए। हालांकि रूस और चीन जो है वो उसमें जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान या फिर गुजरात। किस में बनाया जाएगा? आओ अपन इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, एक दिन आपकी लाइव टेस्ट सीरीज रखूंगी जिसके अंदर की मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, तो पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। आइए, गुजरात की राजधानी कहां पे? सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाता है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। और इस प्रोजेक्ट हेतु सरकार द्वारा 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। और इस म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से अधिक खिलौनों को प्रदर्शित किया जाएगा। और म्यूजियम निर्माण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के माध्यम से वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों से परिचित कराना है। क्या उद्देश्य है इस म्यूजियम का? कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को खिलौने देखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो जो बच्चे हैं उनको खिलौनों के माध्यम से वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों से परिचित करवाना है तथा भारतीय संस्कृति का दर्शन भी करवाना है। इसीलिए यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में बनने जा रहा है आपका विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत वियतनाम की 17वीं संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? इसके ऑप्शंस गिवन है आपको। 25 अगस्त 2020, 23 अगस्त 2020, 24 अगस्त 2020 या फिर 21 अगस्त 2020। आता है आप लोगों का इसका आंसर? तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा आपका। 25 अगस्त, 24 अगस्त, 23 अगस्त या 21 अगस्त, इसमें से कब? बताइए। आइए अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अभी तो सारी जानकारी मैं दे देती हूँ आपको, जब लाइव टेस्ट होगा तो आपसे सारी जानकारी ली जाएगी, सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए क्या है, 25 अगस्त 2020 को भारत वियतनाम की 17वीं बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, देखिए अभी जितनी भी चीजें हो रही है, जो भी इवेंट हो रहे हैं, ये सारे कैसे हो रहे हैं? या तो वर्चुअल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वर्चुअल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑनलाइन। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया और इस बैठक की सह अध्यक्षता वियतनाम के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन मिन तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच तकनीकी
एवं वैज्ञानिक एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों द्वारा आसियान देशों के, एशियन देशों के साथ में, क्या लिखा है आपका, एशियन देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। और इसके साथ ही दोनों देशों ने प्रशांत महासागरीय पहल पर भी सहमति व्यक्त की। अच्छा, मुझे एक और लेक्चर तैयार करना है, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। पहला तो मुझे आरबीआई वाला तैयार करना है और दूसरा मुझे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है। किसकी? अपॉइंटमेंट की। भारत के सभी अपॉइंटमेंट की लिस्ट जो है वो भी मुझे एक तैयार आपको लोगों को करके बतानी है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षाओं में ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है आप लोगों के। आइए फिर आपके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, भारतीय सेना प्रमुख एस.एन. नरवणे द्वारा किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? कौन? भारतीय सेना प्रमुख एस.एन. नरवणे द्वारा किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये आपका। बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, एनएसजी 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को या एनएसजी 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप को, इनमें से किसे जो है वो आपका आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अपन देखते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। क्या है? भारतीय सेना प्रमुख एम.एन. नारवणे द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सम्मानित किया गया है। सुरक्षा बल को आतंकवाद निरोधक अभियानों में शानदार उपलब्धियों के कारण जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल ग्रुप का गठन 1984 के दिसंबर माह में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनको अवार्ड मिला है तो ये इंपॉर्टेंट हो ही गया आपका। 1984 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इस समूह में 100% जवान भारतीय सेना से नियुक्त किए जाते हैं और 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 51 स्पेशल ग्रुप द्वारा ही ऑपरेशन ब्लैक तूफान चलाया गया था। यह भी याद रखना है। कब? 2018 को मुंबई में हुए हमलों के कारण कौन सा ब्लैक तूफान ऑपरेशन भी चलाया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कुछ जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई थी। अब अपन लोग कल की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न पे या आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं वहां पे आपको डिटेल में इस चीज के बारे में बता दूंगी। थैंक यू।